स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से संबंधित है और इस समय जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं वो NCERT की मुख्य पुस्तक है। एक्सरसाइज चल रही है 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और इस समय हमारे सामने आया है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखेंगे एक्सरसाइज 1 अध्याय 1 और क्वेश्चन नंबर आपका हमारा आ गया है 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है आपसे कि एक स्थिर वैद्युत, सवाल आपका है और सवाल के साथ हमने उत्तर भी टाइप कर दिया है। कहा जा रहा है कि एक स्थिर विद्युत रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? और दूसरा प्रश्न जो इसका है वो ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। चलिए भाई, ये यहाँ पर न्यूमेरिकल के बीच में, आंकिक प्रश्नों के बीच में भाषा आधारित अति लघुत्तरीय तरह के प्रश्न आ गए, लेकिन अब चूंकि हमने एक्सरसाइज को हल करने की जिम्मेदारी ली है तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इन्हें भी सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के इन नंबर का उत्तर कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एकाएक क्यों नहीं टूटता है। वो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक वक्र के रूप में होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात किसी बिंदु पर एकाएक नहीं टूट सकती, अन्यथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा ही नहीं होगी जो वैद्युत क्षेत्र के नियमों के अनुसार संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 के पहले प्रश्न का एक वैज्ञानिक रूप में उत्तर। आपके सामने आपको उत्तर लिख दिया गया है। आई होप कि थ्योरी को जब आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस उत्तर के बारे में पहले से ही बेहतर कल्पना कर पा रहे होंगे। अब इसका जो बी प्रश्न है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, क्योंकि इस स्थिति पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा निर्धारित होती है और जो कंडीशन आ रही है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, जिससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण गलत हो जाएगा, अर्थात दो दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, इसलिए यह संभव नहीं है। तो आपने देखा किस तरीके से बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 जो कि भाषा आधारित प्रश्न था उसको आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि दो बिंदु आवेश जिनमें से एक को QA कहा जा रहा है 3 माइक्रोकुलाम का, एक को QB कहा जाता है -3 माइक्रोकुलाम का, निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको दो चीज़ें निकाल के लानी है। पहला, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा AB है इसके मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, यदि 1.5 × 10 की घात -9 1.5 × 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश को क्यू नॉट कहते हैं, इसे बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव महसूस करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए। देखिए इसका सलूशन क्या हो सकता है। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सबसे पहले डाटा नोट कर लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम, और आप सभी लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोकुलाम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोकुलाम बराबर ये होता है आपका 1 × 10 की घात -6 कूलाम। यहाँ पर लिखेंगे
चूँकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1.0 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 10 की घात -6 और इकाई क्या लग गई? कूलाम। अब नीचे चलेंगे, नीचे हम लोग क्यूबी को नोट करेंगे। क्यूबी बराबर -3 माइक्रो कूलाम और ये हो जाएगा -3 गुणे 10 की घात -6 और इकाई लगा दिया कूलाम। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चित्र बनाएंगे और चित्र से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच की दूरी दी गई है, तो दूरी क्या दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूरी, ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन किया, दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 और इकाई क्या लगती है? मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 20/100 और हम इसको जब काटे पीटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 और इकाई क्या हो गई? मीटर। ये हमारी निकल आई दूरी। चले भाई, एक यहाँ पर चित्र बना दें ताकि सवाल आसान हो जाए। तो भाई देखिए, चित्र कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ काले से हम चित्र बनाए दे रहे हैं। ये हमारा कोई बिंदु है ए और ये हमारा बिंदु है बी और ये हमारा बिंदु है ओ, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है क्यू ए और यहाँ पर आवेश रखा है क्यू बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्यू ए आवेश धनात्मक है और क्यू बी आवेश जो है वो हमारा ऋणात्मक है, अर्थात जो मध्य बिंदु रहेगा ओ, उस पर जो क्यू ए और क्यू बी दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वो कहाँ से कहाँ के लिए होगी? वो ओ से बी की ओर ही रहेगी। तो देखिए भाई, यहाँ से हो गई इस ओर और यहाँ से हो गई इस ओर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें से एक आवेश कैसा है? धनात्मक और एक आवेश है ऋणात्मक। अब ये वाली दिशा हमारी हो गई ई ए और ये हो गई हमारी ई बी, यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया। और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी थी? 0.2 मीटर। तो इसके बाद जो है ये दूरी हो गई 0.1 मीटर और ये दूरी हो गई हमारी 0.1 और इकाई क्या हो गई? मीटर, ठीक है। अब उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्यू ए आवेश के कारण, ठीक है, क्यू ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर लगने वाला बल, या बिंदु ओ पर लगने वाला बल नहीं, सॉरी दोस्तों, बिंदु ओ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे नीचे कि क्यू ए के कारण आवेश क्यू ए के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र अब ये हो जाएगा आपका ई ए बराबर, और ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो गया आपका Q/R²। तो ये R यहाँ पर क्या हो गया आपका AO या OA। तो ये हो गया, हमने नोट डाउन किया कि AO लिख दिया, चूँकि A से O की ओर चल रहा है कम। अब AO का मान कितना है? ये जो O है वो मध्य बिंदु है, तो नीचे लिखेंगे चूँकि O मध्य बिंदु है इसलिए OA बराबर OB बराबर AB/2 बराबर 0.2/2 बराबर 0.1 और इकाई क्या लगा दिया? मीटर। तो आगे चलेंगे, ये हो गया हमारा EA बराबर, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × 10⁹ और यहाँ पर हम QA का मान रख देंगे। तो QA का मान क्या है? 3 × 10⁻⁻6 बटे और ये हो जाएगा आपका 0.1, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका स्क्वायर।
अब हम इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई ए बराबर 9 तियाँ 27, 27 गुणे 10 की घात 9 माइनस 6 अब बटे 0.01। ठीक, अब ये हो गया आपका ई ए बराबर, अब ई ए बराबर कितना हो गया जल्दी से बताएंगे, तो ये हो गया आपका 27 और ये हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा आपका 2700। ठीक, तो उस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि 27 गुणे 10 की घात 9 माइनस 6 प्लस 2 और ई ए बराबर ये हो गया आपका 27 गुणे 10 की घात, अब 9 2 11, 11 में 6 घट गया तो कितना आ गया 5, तो ये हो गया आपका ये बराबर 27 गुणे 10 की घात 5 और इकाई क्या लग देंगे, इकाई लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। अब आवेश क्यूबी के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश क्यूबी के कारण बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और ये हो गया आपका EB और EB बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन ये हो गया आपका BU का होल स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका EB बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, QB का मान क्या है 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 बटे 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका EB बराबर ये सेम टू सेम रहेगा 27 गुणे 10 की घात 5। ठीक, और इकाई क्या लग जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसलिए मध्य बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र और वो हो जाएगा आपका E, वहाँ पर हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र टोटल E है तो वो बिंदु आवेश QA और बिंदु आवेश QB के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर रहेगा। E का मान है 27 गुणे 10 की घात 5 धन 27 गुणे 10 की घात 5। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 दूनी 54, 54 गुणे 10 की घात 5। आंसर शीट से जब हम देखते हैं तो आपका आंसर आता है यहाँ पर कि 5.4 गुणे 10 की घात 6 और इकाई लग जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, जब दशमलव राइट टू लेफ्ट आता है तो 10 टू द पावर पॉजिटिव इंक्रीज होती है, 10 की घात धनात्मक में वृद्धि होती है और दिशा क्या रहेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी ए से बी की ओर। यहाँ पर नीचे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र ए से बी की ओर रहेगी। ठीक है, आई होप कि सवाल आपको पसंद में आया होगा और ये था हमारा उत्तर। अब हम लोग चलते हैं, ये था हमारा पार्ट ए। अगर हम यहाँ पर पार्ट ए डाल दें तो आई होप कुछ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, तो हमने यहाँ पर डाल दिया पार्ट ए। अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी की ओर। पार्ट बी में क्या कहा जा रहा था, पार्ट बी को एक बार ज़रा फिर से पढ़ लीजिए। पार्ट बी में आपसे कह रहा था ये आपका आ गया, यदि 1.5 गुणे 10 की घात -9 कूलाम का, ठीक है, एक परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो आपसे कह रहा है कि ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0।
तो यहाँ पर लिखेंगे जब मध्य बिंदु O पर परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है, जब मध्य बिंदु O पर परीक्षण आवेश Q0 रखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि Q0 बराबर -1.5 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम, या हम केवल C भी बना सकते हैं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और ये क्या हो गया, ये हो गया F बराबर Q0 इंटू E, ठीक है। अब Q0 का मान क्या है आपका 1.5 गुणे 10⁻⁻⁹ और गुणे E का मान क्या है, E का मान है हमारा, अब ये भी निकाल करके लाए हैं, मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र 5.4 गुणे 10⁶ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 के 0 80 लगा 6 और 15 75 75 और 6 81, तो ये हो गया आपका 81, 2 अंक में दशमलव लग गया, गुणे 10⁻⁹ धन 6 और ये हो गया आपका 8.1 गुणे 10⁻³ और इकाई लगा दिया न्यूटन। और इस बल की दिशा जो होगी वो बिंदु O से कहाँ रहेगी, A की ओर रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बल की दिशा, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा O से A की ओर होगी। चलिए भाई, इस तरीके से सफलतापूर्वक आपने क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश, एक तो QA है, वो है 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का, और एक आवेश है QB जो -2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का है। कह रहे हैं दो बिंदु A है, दो बिंदु A 0,0 और वो जो डिस्टेंस है उसकी 15 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा बिंदु है -15 सेंटीमीटर, और बिंदु B वो 0,0 उसका और +15 सेंटीमीटर पर अव्यवस्थित है। निकाय का कुल आवेश और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलिए भाई, आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, यहाँ पर हम ये 3 डायमेंशन का जो चित्र होता है उसे तैयार करेंगे। ये हमारा कुछ, इसके बाद हम ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, और ये हमारा जेड अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पर जो निकाय है उसको हम कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। ये हमारा QA है, थोड़ी हमारी आर्ट कम अच्छी है इसलिए चित्र हमारा ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रहता है, उस पर आप ज़्यादा माइंड अप नहीं करेंगे। और ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट A है।
ए की जो स्थिति है वो है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और बी की स्थिति जो है वो 0,0, 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, चलिए भाई, और ये जो हमारी निकाय की दूरी है वो है लंबाई है वो है 2a। चले शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आवेश QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, सी का मतलब होता है कूलाम, और आवेश QB बराबर ये -2.5 × 10⁻⁷, और इकाई क्या हो गई, कूलाम। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा ये QA है तो उसको नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो 2a दिया गया है वो हमको दिया गया है किसके बराबर, AB के बराबर, 2a बराबर AB, क्योंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में 2a की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका, और ये हमारा कितना हो गया, अगर हम इनके निर्देशांकों को देखें 0,0, -15 और 0,0, 15, तो सीधे सीधे हमको पता चल जाता है कि A और B के बीच की दूरी जो वो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और ये हो गया आपका 30/100, और ये कहलाएगा हमारा 0.30, और नोट डाउन कर दिया और लगा दिया मीटर। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हमको क्या करना है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास कुल आवेश होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा कुल आवेश Q बराबर अब ये जो निकाय के दोनों आवेश हैं उनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका QA + QB। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका Q बराबर QA का मान 2.5 × 10⁻⁷, और QB का मान -2.5 × 10⁻⁷। ठीक है, और ये हो जाएगा Q बराबर 2.5 × 10⁻⁷, -2.5 × 10⁻⁷, और यहाँ पर आगे चलेंगे तो Q बराबर हो गया आपका 0। ठीक है, और आगे क्या लगाएंगे, इकाई कूलाम। तो आपका एक आंसर निकल कर क्या आया, वो आंसर ये है कि कुल आवेश का मान, निकाय का कुल आवेश का मान जो है वो 0 कूलाम है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, निकाय का कुल आवेश। अब नीचे लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये हो गया हमारा P बराबर Q × 2A। ठीक, अब ये हो गया आपका P = वेक्टर P। अच्छा, वेक्टर P को आप छोड़ दीजिए और इसको अदिश रूप में लिखने की कोशिश करिए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा P बराबर Q × 2A। ठीक, अब यहाँ पर हो गया आपका Q का मान तो 2.5 × 10⁻⁷। जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में जो आवेश होते हैं वो समान होते हैं और परिमाण में भिन्न होते हैं, तो एक आवेश को लेना है हमको और गुणे, और यहाँ पर जो 2A है उसका मान हमको लिखना होगा। तो हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था 0.30 मीटर। आइए 25 × 75
और फाइनली हो गया 7.5 गुणे 10 की घात -8, ठीक है। और आगे क्या हो गया, कूलाम मीटर, ठीक है। और दिशा, दिशा कैसे होगी, दिशा लिख देंगे हम B से A की ओर। दिशाएं अगर ना भी पूछी जाए, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप दिशाओं को अपने अनुसार लिख सकें। आई होप कि जितना आज हमने आपको समझाने की कोशिश की वह आपको भली बात ही समझ में आया होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ें। किसी भी वीडियो को देखने के लिए हमारे थंबनेल या प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।